चलिए, गुड मॉर्निंग। एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नंबर है 550। नाम है रिलेटेड पार्टी। दो बातें मेरी समझिएगा। सबसे पहली चीज़, तो ट्रांजेक्शन्स हम लोग मेनली दो ही पार्टीज़ के साथ करते हैं। एक रिलेटेड पार्टीज़, एक अदर देन रिलेटेड पार्टी। अब मुझे सोच के बताओ कि किसमें टर्म्स को मैनिपुलेट करने का चांस है। टर्म्स को मैनिपुलेट करने का चांस है। मेरा क्वेश्चन आप समझिएगा। देखो, ट्रांजेक्शन्स, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दो ही पार्टीज के साथ होते हैं, रिलेटेड पार्टी या अदर देन रिलेटेड पार्टी। किसमें टर्म्स को मैनिपुलेट करने का चांस है? तो आंसर इज रिलेटेड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रॉफिट को कम करना है, मतलब एक्सपेंस को अनशन बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरी कोई रिलेटेड कंसर्न है, ठीक है, मैं उससे परचेज करूँगा। ठीक है, मैं उससे कहूँगा कि तुम सेल का बिल काटो मेरे नाम का और मैं परचेज का बिल काटता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा? मैं अपना एक्सपेंस बढ़ा दूंगा। तो सर क्या फ़ायदा हुआ? अरे फिजिकली कुछ गुड्स एक्सचेंज हुए ही नहीं, सिर्फ पेपर में हो रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, सिर्फ मैनिपुलेशन हो रहा है। मुझे अपना एक्सपेंस बढ़ाना था। मैंने क्या किया, मेरा कोई भाई है, उससे बोला कि तुम मुझे इतना माल शो कर दो कि तुमने मुझे इतना माल बेचा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? परचेज। तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा, जबकि फिजिकली कुछ एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट में हुआ जो हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक रिलेटेड पार्टी के साथ पॉसिबल है। एक नॉर्मल पर्सन आपको अलाउ ही नहीं करेगा ये सारी चीज़ें। वो कहेगा हम क्यों करें भाई, वो अलाउ ही नहीं करेगा। तो इस वजह से एक नया स्टैंडर्ड बना जिसका नाम है 550, जो आपको बताता है कि मैनेजमेंट को रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? कि आपने उनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए हैं, आपका उनके साथ रिश्ता क्या है, और क्या वो ट्रांजेक्शन्स आर्म लेंथ प्राइस पे थे कि नहीं थे। तो मैनेजमेंट को कुछ बातें अपनी नोट्स टू अकाउंट में दिखानी पड़ेंगी कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, उनका आपके साथ रिश्ता क्या है, और आपने उनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए हैं, और वो ट्रांजेक्शन्स आर्म लेंथ प्राइस पे थे कि नहीं थे। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब है ऑर्डिनरी कोर्स प्राइस। डेफिनेशन क्या है तो सुनिएगा। डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो पार्टी रिलेटेड कब होगी? जब वो डिफाइंड है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर वो पार्टी डिफाइंड है एज रिलेटेड पार्टी इन द एप्लीकेबल एफआरएफ, तो वो क्या बन जाएगी? मेरी रिलेटेड पार्टी। बट जहां पे एफआरएफ साइलेंट होता है या एफआरएफ ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास तीन कंडीशंस हैं या तीन सिचुएशंस हैं। देखो, अगर एफआरएफ बोल रहा है कि ये रिलेटेड पार्टी है तो है, फिर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आप कर सकते हो। बट अगर एफआरएफ साइलेंट है तो ऐसे में तीन केसेस बनते हैं कि जहां पे फिर वो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। क्या तीन केसेस हैं? पहला, आप किसी को कंट्रोल करते हो या आप किसी से कंट्रोल होते हो। आप किसी को कंट्रोल करते हो या आप किसी से कंट्रोल होते हो। क्या हो जाओगे आप एक दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाओगे? रिलेटेड पार्टी। या आपका किसी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या किसी और का आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्या हो जाओगे आप? रिलेटेड पार्टी। या फिर आप दोनों किसी थर्ड पार्टी के कॉमन कंट्रोल में हो, या आप दोनों किसी थर्ड पार्टी के कॉमन कंट्रोल में हो, तो आप तीनों ही क्या हो जाओगे? रिलेटेड पार्टी। तो ये तीन केसेस थे। ठीक है, अच्छा। कंट्रोल का मतलब होता है कि मेरा उस कंपनी में 50% से ज़्यादा स्टेक है। 50% से ज़्यादा स्टेक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि मेरा उस कंपनी में 20% और मोर का स्टेक है। 20% और मोर का स्टेक है। लीगली बात करूं या लीगल लैंग्वेज में बात करूं तो कंट्रोल इज द पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी। is the power to govern the financial and operating policy. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy. तो डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। कंट्रोल का मतलब है मेरे पास पावर है कि मैं कंपनी की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी को गवर्न कर सकता हूँ, डिसाइड कर सकता हूँ। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में आपके पास पावर है कि आप उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा,
देखिए, रिलेटेड पार्टीज में हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जनरली हम उनके साथ जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको हम लोग ईजिली छुपा सकते हैं, उसके टर्म्स को ईजिली हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है। अब क्या क्या रीज़न है कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो पहला, जो भी रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन्स जो ऑपरेट होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंसिव वे में ऑपरेट होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वे में ऑपरेट होते हैं। दूसरा, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इनफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने में। और तीसरा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में कंडक्ट नहीं होते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में एंटर नहीं होते हैं, कंडक्ट नहीं होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है। और कुछ कुछ केसेस हैं जब रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, जब रिलेटेड पार्टीज़ कॉम्प्लेक्स वे में ऑपरेट हो रही है या उनका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या दूसरा, इंफॉर्मेशन सिस्टम फेल हो जा रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, ऐसे बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करने में, या तीसरा, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के हिसाब से नहीं हो रहे हैं, वो नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के हिसाब से नहीं हो रहे हैं। अब ऑडिटर की यहाँ पे जिम्मेदारी आती है कि ऑडिटर इंक्वायर करे। ऑडिटर की यहाँ पे जिम्मेदारी आती है कि ऑडिटर इंक्वायर करे तीन बातें: आइडेंटिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, और क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या उनके साथ। ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा तीन चीज़ें: आइडेंटिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, दूसरा नेचर ऑफ रिलेशनशिप, आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, और तीसरा, क्या आपने कोई ट्रांजेक्शन्स एंटर किया था कि नहीं किया था। और ऑडिटर ये भी पूछेगा क्या कुछ कंट्रोल्स लगे हैं, क्या कुछ कंट्रोल्स लगे हैं, किन चीज़ों पे कंट्रोल्स लगे हैं। पहला, आइडेंटिफाई करने में, आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो आरपीटी को, आप रिलेटेड पार्टी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, तो कुछ कंट्रोल्स आपने लगाए कि नहीं लगाए हैं। दूसरा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं वो ऑथराइज होते हैं कि नहीं होते हैं, कोई ऑथराइज करने वाला है कि नहीं है। और भी जो ट्रांजेक्शन्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते हैं उसको भी ऑथराइज करने वाला कोई बंदा है कि नहीं, कोई प्रोसीजर है कि नहीं आपके बिजनेस में। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके बिजनेस में कोई सेट ऑफ प्रोसीजर्स है कि नहीं है, किन चीज़ों को लेकर आइडेंटिफाई करने और आइडेंटिफाई करना फॉर रिलेटेड पार्टी, दूसरा उसको ऑथराइज करना, उसको अप्रूव करना, और तीसरा, कोई भी ट्रांजेक्शन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहे हैं उसको भी ऑथराइज करना, उसको भी अप्रूव करना। फिर कैसे ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स को और ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, ये एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे ऑडिटर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला, हम क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ सकते हैं। दूसरा, हम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं जो क्लाइंट ने अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट किया होगा। शेयर होल्डर रजिस्टर पढ़ सकते हैं। चौथा, एंटिटीज़ के इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स जो भी KMPs के साथ हुए उसको पढ़ सकते हैं। कोई LIC पॉलिसी आपने जो भी ली हुई है उसको देख सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या जो भी आपने फाइलिंग की है, ठीक है, जो भी आपने फाइलिंग की है ROC के साथ, सेबी के साथ, वो हम पढ़ सकते हैं। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है कि नहीं है। देखो कैसे पता चलेगा, सुनिएगा, ITR पढ़ेंगे। ITR में एक कॉलम होता है, ठीक है, उसमें कॉलम होता है कि कौन कौन सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स कौन कौन है सिग्निफिकेंट, तो आइडिया लग जाएगा। दूसरा, आप क्वार्टरली बेसिस पे अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हो कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, ठीक है, किसका कंट्रोल है, तो उससे आइडिया लग जाएगा। शेयर होल्डर रजिस्टर से आइडिया लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स, आपके कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स है, तो आप अगर आपका किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो मतलब वो कंट्रोल है आपका, तो आप दोनों क्या हो जाओगे, रिलेटेड हो जाओगे दूसरे के लिए। फिर जो एग्रीमेंट्स है KMPs के साथ, फिर LIC, आपने देखो जनरली हम लोग LIC किसके लिए लेते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए लेते हैं, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। LIC की पॉलिसी पढ़ने से आइडिया लग जाएगा। फिर इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, उसको देखने से आइडिया लग जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं जिस तरीके से ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। चलिए, सो ये था आपका 550,
ठीक है, इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। और मेरे एंड से पूरा चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है, मेरे एंड से पूरा चैप्टर 4 ख़त्म होता है। मैंने पूरा चैप्टर 4 आपको रिवाइज करा दिया, कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, तो सारे स्टैंडर्ड्स को कलेक्टिवली सुनिए। और बुक से देखिए, मैंने पूरा रिवीजन बुक से कराया है, तो अपने सामने बुक रखिएगा। सिर्फ आप सुनोगे तो आप शायद आपकी लिंक टूट जाएगी, तो अपने सामने बुक रखिएगा और फिर रिवाइज कीजिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको प्रॉपर आप मेरे साथ लिंक टू लिंक मैच कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चैप्टर 4 ख़त्म होता है मेरा। ठीक है, कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़िए, अपने अपने आप को, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।